अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, आपको खुशामदीद कहूँगी बेस्ट रीडिंग मटेरियल चैनल पर। मैं हूँ रमशा खान और आज मैं और सीमा शाहिद आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मेहराब तमन्ना की एक और बहुत ही मज़ेदार सी एपिसोड। तो जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज के एपिसोड को, मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड को। मेहराब तमन्ना, रिटन बाय सीमा शाहिद, एपिसोड 47। अगली सुबह नाश्ते के बाद मारवी बटलर से कहकर फिर से पुराने फ्लैट आ गई थी, जहां बिल्डिंग के बाहर ही दरख्त के नीचे एहराज शाह हुडी पहने उसका और अपना बैग लिए खड़ा था। वो कनखियों से एहराज को देखती हुई बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुई। सुनो, लिफ्ट से निकलकर उसने परेशानी से साथ चलते सिक्योरिटी गार्ड को मुखातिब किया। यस मादाम, मेरा सेल फोन रास्ते में कहीं गिर गया है, प्लीज़ उसे ढूंढो। वो परेशानी से बोली। मैम आप साथ चले, मैं देखता हूँ। सिक्योरिटी गार्ड उसे अकेले छोड़ते हुए मुतामिल हुआ। मैं इधर लिफ्ट के आसपास देखती हूँ और तुम बाहर रास्ते पर एक नज़र दिखाओ। साथ के चक्कर में मेरा फ़ोन कोई चोर ना उठा ले, फिर मैं आर्यान जी से बात कैसे करूँगी। मारवी आंखों में जबरदस्ती की आंसू लाती हुई संजीदगी से बोली। जैसे ही गार्ड बाहर निकला, वो तेजी से पिछले दरवाजे से निकलकर दौड़ती हुई एहराज के पास आई। जल्दी चलो, वो हाँफती हुई बोली। एहराज ने जल्दी से बैग उठाए और उसे लेकर अपनी रोकी हुई टैक्सी में बैठते ही एयरपोर्ट रवाना हो गया। एयरपोर्ट पहुंचते ही वो मारवी को लेकर चेक इन काउंटर पर पहुंच गया था। बस 1 घंटे में फ़्लाइट थी और अब तक तो मारवी की तलाश शुरू हो चुकी होगी, ये सोचकर ही एहराज परेशान हो रहा था। अल्लाह अल्लाह करके वो दोनों पाकिस्तान जाने वाले प्लेन में सवार हुए तो एहराज ने सुकून का सांस लिया। आपी, तुम ठीक हो? टेक ऑफ के बाद अपनी सीट बेल्ट खोलकर एहराज ने मारवी से सवाल किया। मैं ठीक हूँ, बस ये सोच रही हूँ कि। वो चुप हो गई। चलो हम ब्यूटीफुल बहन भाई एक सेल्फी लेते हैं। एहराज ने उसका मूड ठीक करने के लिए अपना सेलफोन निकाला। एहराज, क्या मेरी किस्मत में इस तरह भागना ही लिखा है? कभी पाकिस्तान से कनाडा तो कभी कनाडा से पाकिस्तान। क्या मेरा कोई घर नहीं है? उसका लहजा नम हुआ। पता है, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि जो मेरे बाबा साईं हैं, क्या उन्हें पता भी है कि मैं कैसी हूँ, कैसी दिखती हूँ? क्या उनका दिल नहीं चाहता कि वो मुझे प्यार ना सही पर एक बार शफकत से मेरे सर पर हाथ रख दें? बचपन से मैं ताया साईं को हीरा आपी और निदा के लाड उठाती हुई देख रही हूँ। हर ईद पर मैं दरवाजे की तरफ देखती रहती हूँ कि शायद अब मेरे बाबा साईं को मेरी याद आ जाए। वो रुकी तो उसने अपनी आंखों से बहते बेआवाज आंसुओं को बच्चों की तरह हथेलियों से रगड़कर साफ किया। क्या मैं बहुत बुरी हूँ? वो एहराज से सवाल कर रही थी, जो सेल फोन हाथ में लिए दुख से उसे देख रहा था। नहीं मारवी आपी, आप बहुत प्यारी हैं, वो बोला। झूठ, बिल्कुल झूठ। अगर मैं प्यारी होती तो मेरे बाबा साईं मुझे यूं ना छोड़ देते। मैं मनहूस हूँ, सिर्फ मनहूस। वो बात ख़त्म करके आंखें मूंद गई थी। दोपहर 3 बजे के करीब आर्यान शाह जीप में बैठकर घर से निकल रहा था। रात ही उसके सेल फोन पर कनाडा से उसके बटलर की कॉल आई थी, जिसे सुनकर उसके माथे पर पड़े बलों में मजीद इजाफा हो गया था। मारवी की गुमशुदगी, सेल फोन के गुम होने का बहाना बना के गायब होना और टैक्सी में एहराज के साथ जाना, उसके बटलर ने सारी रिपोर्ट दी थी। वो चाहता तो उसे वहीं रोक सकता था, मगर फिर कुछ सोचकर उसने बटलर को कोई एक्शन ना लेने की हिदायत कर दी थी। मारवी, हमाद और एहराज, इन तीनों भाई बहन ने शायद उसे परेशान करने की कसम खाई हुई थी, या फिर ये तीनों पैदा ही उसे परेशान करने के लिए हुए थे। वो अपना माथा मसलते हुए सोच रहा था। इस वक्त उसका रुख एयरपोर्ट की जानिब था। पार्किंग में जीप पार्क करके उसने नीचे उतरकर एक गहरी सांस ली और अपने कदम आगे बढ़ाए। उसकी तवक्कुआत के ऐन मुताबिक हुडी पहने, आंखों पर ग्लासेस लगाए हमाद अराइवल पर मौजूद था। वो सुकून से उसके साथ जाकर खड़ा हो गया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम निदा को अपना मोहरा बनाकर पेश करोगे।
आर्यन शाह की सर्द आवाज़ सुनकर हमाद ने चौंक कर उसे देखा। आर्यन भाई आप? वो कुछ कहने लगा था पर आर्यन ने हाथ उठाकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। मज़ीद कोई बात नहीं, मैं यहाँ अपनी वाइफ को रिसीव करने आया हूँ। वो दो टोक अंदाज में बोलकर सामने देखने लगा। आर्यन भाई आप मेरी बात सुने। क्या सुनूं? क्या मैं ये समझूं कि अच्छी तालीम और बाहर का माहौल भी तुम्हारे अंदर के वडेरा शाही खून को ख़त्म नहीं कर सका और मारवी का मामला दरगुजर करने की बजाय तुमने बुज़दिलों की तरह निदा को अपना निशाना बनाया। आर्यन शाह ठीक ठाक भड़का हुआ था। ये बुज़दिली नहीं है बल्कि ये भलाई है। अगर मैं ऐसा ना करता तो ताया साईं को कभी भी बेटी के दुख का एहसास ना होता और वो उधर कनाडा में ही आपकी और मारवी आपी की तलाक करवा कर लौटते। हमाद शाह ने संजीदगी से जवाब दिया। वापस कब जा रहे हो? आर्यन शाह ने अगला सवाल किया जिस पर हमाद ने नज़रें उठाकर उसे देखा। मारवी आपी को सेट करके या साथ लेकर जाऊंगा, इससे पहले नहीं। मारवी तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। बेहतर है पहली फ़्लाइट से टिकट कटवा कर वापस घर जाओ और अगर इतना ही मारवी का ख्याल है तो चचा साईं को साथ लाओ। उनसे मारवी के वजूद को तस्लीम करवाओ। जहाँ तक बाबा साईं की बात है तो उनके लिए मैं हूँ। तकरीबन 15 मिनट्स के बाद मारवी और एहराज बाहर निकलते नजर आए। थकी थकी सी मारवी को देखकर आर्यन शाह का सारा गुस्सा एक लम्हे में उड़न छू सा होता हुआ महसूस हुआ था। दूसरी तरफ मारवी भी उसे देखकर शॉक्ड हो गई थी और एहराज के अलग पसीने छूट गए थे। अस्सलाम वालेकुम। सबको खामोश देखकर एहराज ने पहल करते हुए सलाम झाड़ा। वालेकुम अस्सलाम। मारवी का बैग कौन सा है? सलाम का जवाब देते हुए आर्यन शाह ने उसके हाथ में पकड़े बैग्स की तरफ इशारा करते हुए पूछा तो एहराज ने एक बैग साइड पर रखा। ये आप ही का बैग है, पर आप क्यों पूछ रहे हैं? आर्यन ने उसके सवाल का जवाब दिए बगैर आगे बढ़कर वो बैग उठाया और दूसरे हाथ से मारवी की कलाई को अपनी गिरफ्त में लिया। हम जा रहे हैं और तुम दोनों भाइयों की बेहतरी इसी में है कि वापस चले जाओ। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, मुझे अपने भाइयों के साथ जाना है। काफ़ी देर से खामोश खड़ी मारवी ने आर्यन को पहली मर्तबा मुखातिब किया। आपके पास इनकार का ऑप्शन नहीं है। और हमाद? वो रुका। अगर बहन को उसका हक दिलाने की इतनी ही ख्वाहिश है तो पहले चचा साईं से बात करो। उनसे कहो कि आकर मारवी के सर पर हाथ रखें। वो अपना फैसला सुनाते हुए मारवी को अपने साथ ले गया था। हमाद और एहराज एयरपोर्ट पर ही खड़े रह गए थे। अभी निदा का मामला ताज़ा था, इस पर मारवी को घर ले जाना उसे मुनासिब नहीं लगा था। यही वजह थी वो मारवी को साथ लिए शहर में ही अपने दूसरे घर ले आया था। ये वो घर था जहां वो और बाबा साईं बिजनेस पार्टीज अरेंज किया करते थे। पूरे रास्ते गाड़ी में खामोशी छाई रही थी। घर पहुंचकर उसने मारवी का बैग निकालकर उसे गाड़ी से उतरने का इशारा किया और फिर साथ लिए उसे विला नुमा घर के अंदर दाखिल हुआ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि बिना मेरी इजाज़त के आप किस तरह घर से निकली? अंदर पहुंचकर सोफे पर बैठते हुए उसने सर्द लहजे में मारवी से सवाल किया। मिसिस आर्यन शाह, मुझे बताएं कि बिना मेरी इजाज़त के आपने घर से बाहर कदम किस तरह निकाले? वो खड़ा होकर उसके नज़दीक आया और उसका झुका चेहरा अपनी अंगश्ते शहादत से ऊपर किया। जानती हो ना मेरा सुकून तुमसे जुड़ा है, तो फिर? या मैं ये समझूं कि तुम्हारे नज़दीक मेरी और हमारे रिश्ते की कोई अहमियत नहीं है? वो उसके नाजुक से वजूद को अपने मजबूत बाजुओं में सख्ती से खींचकर अपने सीने से लगाए सवाल कर रहा था। मिसिस आर्यन शाह, मुझे जवाब चाहिए। उसने मारवी के बालों में हाथ डालकर उसका चेहरा अपने मद्दे मुकाबिल किया। मैं वो एहराज, उसके लबों से टूटे फूटे अल्फाज निकले। नफरत करती हो मुझसे? आर्यन ने उसकी झील सी नम आंखों में अपनी आंखें डाली तो वो बेख्तियार ही नफ़ी में सर हिला गई। वो भी मज़ीद सवाल जवाब के मूड में था पर उसके फ़ोन पर
काइम शाह की कॉल आने लगी थी। ऊपर बेडरूम में जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। वो फ़ोन कान से लगाए उसे ऊपर जाने का इशारा करके बाहर लॉन में आ गया। आर्यन, निदा की गुमशुदगी और अब बाजियाबी की इतला गोठ तक पहुंच चुकी है और मुखालिफिन भी इस मामले को उछाल रहे हैं। तुम फौरी घर पहुंचो, हमें जिरगे की तैयारी करनी होगी। व्हाट आर्यन शाह ने बड़ी मुश्किल से अपने लफ्ज़ घूंटे। बाबा साईं, ये हमारे घर का मामला है, इससे मुखालिफिन और गोठ वालों का क्या लेना देना। आर्यन शाह गुस्से से बोला, लेना देना है, हम सादात हैं, हमारे अपने असूल हैं, अगर हम ही उनकी पैरवी नहीं करेंगे तो अपने कबीले से उसकी उम्मीद कैसे रख सकते हैं। जिरगा तो बैठेगा, अब देखना ये है कि जिरगे में फैसला क्या होता है। तुम घर पहुंचो, तुम्हारी अम्मा साईं की हालत ये खबर सुनकर बहुत ख़राब हो गई है। काइम शाह थके थके लहजे में बोले, इसीलिए मैं कहता था कि ये सब पुराने रस्म व रवाज छोड़ दें। ये कैसे मुमकिन है कि हम दूसरों के लिए सारी जिंदगी गड्ढा खोदते रहें और खुद उस गड्ढे में ना गिरें। आर्यन ने फ़ोन रखा और फिर बाहर गार्ड को घर का ख्याल रखने का कहकर और कुछ हिदायत देने के बाद वो हवेली की तरफ रवाना हो गया। आर्यन के बताए गए कमरे में वो आई और अपना बैग बेड पर रखकर उसने एक सादा सा जोड़ा निकाल कर वॉशरूम का रुख किया। 18 घंटे की लंबी फ्लाइट फिर आते ही आर्यन शाह से सामना और फिर उसकी खफ की। वो ठीक ठाक थक गई थी और अभी कुछ भी सोचे समझे बिना बस फ्रेश होकर आराम करना चाहती थी। अच्छी तरह से शावर लेकर वो बाहर निकली और अपने नम बालों को सुलझाकर खिड़की की तरफ आई। पर्दे बराबर करके एसी ऑन करती हुई सोने लेट गई। असफंदयार ने इन दिनों उसे ठीक ठाक घन चक्कर बनाया हुआ था। वो अपना हर काम उसी से करवा रहा था, चाहे पानी पीना हो, खाना खाना हो, वॉशरूम जाना हो, अखबार मंगवाना हो, यहाँ तक कि खुद पर कंफर्टर तक उसे उड़ाने का हुक्म देता था। वो भी बड़े ही सब्र तहम्मुल से ये सब बर्दाश्त कर रही थी और रात को थक हार कर बिस्तर पर गिरते ही सो जाती थी। उसके सो जाने के बाद असफंदयार देर तक उसे देखता रहता था। नीम अंधेरे कमरे में एसी की शदीद ठंडक फैली हुई थी। हल्की हल्की टीवी की रोशनी फूट रही थी। हंसने और ग्लासेस के टकराने की आवाज़ें आ रही थीं। उसके माथे पर पसीने के कतरे उभरने शुरू हुए। महम, लाइट्स बंद करो। रोहिन, तुम टीवी पर स्पेशल मूवी चलाओ और साथ तुम शूट करो। खबासत से भरी मर्दाना आवाज़ उभरी। दूर दूर हटो। निम्रा ने उसे धक्का देना चाहा पर वो निम्रा को गर्दन से जकड़कर ज़बरदस्ती उसके मुंह से वो गिलास लगा चुका था। पियो इसे। छोड़ो छोड़ो, मुझे छोड़ दो। वो ज़ोर से हाथ पैर चलाती हुई चीखना शुरू हो गई थी। असफंद, बचाएं मुझे, वो चीख रही थी। उसकी सांस उखड़ने लगी थी। असफंदयार, जो बहुत देर से उसके बराबर में लेटा उसकी ये कैफियत नोट कर रहा था, साइड लैंप जलाकर उसकी सिमत झुका। वो यकीनन ख्वाब में उस ट्रॉमा से दोबारा से गुजर रही थी। निम्रा, निम्रा, आंखें खोलो। उसने निम्रा के गाल थप। बाबा साईं, अम्मा, वो सर पटक रही थी। निम्रा, असफंदयार, होश में आओ, तुम अकेली नहीं हो। उसने निम्रा को झंझोड़ कर जगाने की कोशिश की, फिर उठा और बोतल से पानी निकाल कर निम्रा के चेहरे पर छिड़का। वो चेहरे पर पानी पड़ते ही हड़बड़ा कर उठी। वो इधर। उसका नाजुक सा बदन बुरी तरह से कांप रहा था। माथे पर पसीना चमक रहा था। कोई नहीं है इधर, मेरे होते हुए किसी की मजाल नहीं तुम्हारी हवा को भी छू सके। वो उसके पास बैठा तो वो बिना सोचे समझे उसके वसी सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। एक हादसा उसकी सारी जिंदगी पर अपने काले स्याह बादल छोड़ गया था। वो उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में भींचे रोए चली जा रही थी जब असफंदयार ने एक गहरी सांस भरते हुए उसके गिर्द अपने बाजुओं का हसार कायम किया।
तुम महफूज हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, डरो मत। वो नरमी से बोलता हुआ उसकी कमर सहला रहा था। वो लड़के, मेरा दुपट्टा। निम्रा को काफ़ी अरसे बाद ये पैनिक अटैक हुआ था। श्श, बस अब मज़ीद कुछ नहीं। वो सारे लड़के जेल में हैं और जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वो उसके कान में सरगोशियाँ करते हुए उसे संभाल रहा था। उसने निम्रा के पैनिक अटैक के बारे में सुना था, पर आज उसे यूं इस हाल में देखकर उसका दिल गम से फटने लगा। निम्रा, खुद को संभालो, वो सब एक डरावना ख्वाब समझकर भूल जाओ। सिर्फ और सिर्फ मुझे याद रखो। वो उसे अपने मजबूत बाजुओं के घेरे में लिए अपनी सारी नाराज़गी भुलाए उसे बहला रहा था। कुछ देर बाद निम्रा के हवास बहाल हुए तो खुद को यूं असफंदयार की बाहों में कैद उसके कुशादा सीने में अपना मुंह छुपा देखकर वो शर्मिंदगी से तेजी से पीछे हटी। उसे वापस हवासों में आता देखकर असफंदयार ने भी अपनी गिरफ्त ढीली कर दी थी। पीछे होते ही निम्रा ने तेजी से तकिए पर रखा अपना दुपट्टा उठाकर जल्दी से सीने पर फैलाया। बिखरे बाल, सुर्ख आंखें, बिखरा सरापा, उस पर असफंदयार की कुर्बत। वो बुरी तरह से हया और शर्मिंदगी का शिकार होती हुई सुर्ख पड़ी थी। घनेरी पलकें गुलाबी गालों पर साया फिकन थी और उसका नाजुक सरापा हौले हौले लरज रहा था। तुम ठीक हो? असफंदयार ने उसकी कैफियत को नोट करते हुए नरमी से उससे सवाल किया। इस वक्त वो डरी सहमी नाजुक सी लड़की उसे अपने दिल के अंदर तक उतरती हुई महसूस हुई थी। उसका दुख असफंदयार को अपने अंदर उतरता हुआ महसूस हुआ था। हालांकि वो उसके मुजरिमों को सज़ा दिलवा चुका था, मगर ये लो पानी पियो। उसने साइड मेज पर से बोतल उठाकर गिलास में पानी उंडेल कर निम्रा को दिया। अब सो जाओ। लाइट्स ऑफ करके वो भी तकिया दुरुस्त करते हुए लेटा। मेरे पास आओ निम्रा। अंधेरे में उसकी भारी आवाज़ उभरी। मैं ठीक हूँ। वो माथे पर आया पसीना साफ करती हुई मिनमिनाई। असफंदयार ने उसकी सिमत करवट लेते हुए हाथ बढ़ाकर उसे अपने हसार में लिया। ये आप, वो बौखलाई। कुछ नहीं कर रहा, सो जाओ। वो नरमी से बोला। ऐसे कैसे आप डिस्टर्ब होंगे? वो हौले से मिनमिनाई। मैं कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा। अब आंखें बंद करो और सो जाओ। मेरे होते हुए तुम्हें डरावने ख्वाब नहीं आएंगे। वो आंखें बंद करता हुआ मजीद बहस की गुंजाइश ही ख़त्म कर गया था। जारी है। जी तो रीडर्स, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या निम्रा और असफंद के दरमियान अब सब कुछ सही होने जा रहा है? और अब मारवी के साथ क्या होने वाला है? क्या इतनी आसानी से उसको सब लोग कबूल कर लेंगे? क्या उसके बाबा उसको उसका हक दिलवा पाएंगे? क्या आर्यन सबके सामने उसको अपनी बीवी तस्लीम करते हुए उसको उसका मुकाम दिलवा पाएगा? ये सब जानने के लिए इंतज़ार कीजिएगा आप लोग मेहराबे तमन्ना की नेक्स्ट एपिसोड का, जो कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लेकर आएंगे बेस्ट रीडिंग मटेरियल चैनल पर। और नेक्स्ट एपिसोड तब आएगी जब इस वीडियो पर आप 5000 व्यूज़ कंप्लीट करेंगे। कोई ज़्यादा की डिमांड नहीं कर रही मैं। जिस हिसाब से आप लोग इस नॉवेल का इंतज़ार कर रहे हैं, इसके लिए बेसब्री दिखा रहे हैं, तो 5000 व्यूज़ आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं होने चाहिए यार। तो जल्दी से टारगेट को पूरा कीजिए, तभी नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए हम लेकर आएंगे। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक मुझे और सीमा आपी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।